हाँ जी, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले आ गया मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी में क्या आता है? मनी का आना और मनी का जाना, यानी कि इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ठीक है, वो किससे रिलेटेड है? वो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है। तो मेजर कैसे कर सकते हैं हम मनी की सप्लाई को इंडिया में? मनी की सप्लाई को मेजर करने के लिए हम क्या लेते हैं? मॉनेटरी एग्रीगेट लेते हैं। ठीक है, मॉनेटरी एग्रीगेट कैसे निकालते हैं? M1 यानी कि करंट करेंसी जो है पब्लिक के पास, यानी कि क्वाइन, ठीक है, नोट्स, डिमांड डिपॉजिट जो उन्होंने बैंक में डिपॉजिट्स करवाए हुए हैं या आरबीआई में डिपॉजिट्स करवाए हुए हैं, सब, वो सब यानी कि टोटल करेंसी जो कि पब्लिक की है, वो। देन M2 में क्या आता है? M1 यानी कि ये वाला पब्लिक करेंसी वाला, प्लस जो उन्होंने पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स करवाई हुई है वो। देन M3 में क्या आएगा? M1 प्लस ये वाला पब्लिक करेंसी वाला, देन टाइम डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद बैंक, दैट इज कॉल्ड बोर्ड मनी। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के लिए कुछ चीजें जमा करवाते हैं ना हम, कुछ टाइम्स के लिए लेते हैं जब मनी, बैंक से लोन लेते हैं जब हम, तो उसको क्या, उसको बोर्ड मनी कहते हैं। ठीक है, तो वो M3 आ गया। देन M4 क्या है? M3 प्लस सेविंग प्लस टाइम डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के साथ जो आपने सेविंग्स करवा रखी है और टाइम डिपॉजिट करवा रखा है, ठीक है, यानी कि कोई पॉलिसी ले रखी है, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, इन चार तरीकों से हम क्या निकाल सकते हैं? मनी एग्रीगेट। मनी एग्रीगेट यानी कि टोटल मनी हम निकाल सकते हैं यहाँ की। टोटल सप्लाई, जितनी भी मनी की सप्लाई है वो इंडिया में, वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देन फैक्टर इफेक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी। कौन से फैक्टर हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी को इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट आ गया नेट बैंक क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। Net bank credits to the government. There are two type of bank credit to the government. RBI credit to the central and state government. Other credit central bank and state government. दो तरह के क्रेडिट हो सकते हैं, एक तो सेंट्रल और स्टेट में, या फिर अदर बैंक्स में, यानी कि कमर्शियल बैंक्स में। ठीक है, द आरबीआई प्रिंट एंड इशू करेंसी नोट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी. This increase money supply in the country, and, and then the government buy back its security, it reduces the supply. Similarly, when the government borrows some commercial banks, it also increases the supply of money within the public. नेट बैंक क्रेडिट टू द पब्लिक का क्या मतलब है? ये कह रहे हैं कि क्या इफेक्ट करता है मनी की सप्लाई को। मनी की सप्लाई को क्या इफेक्ट करता है? आपको पता है गवर्नमेंट इशू करती है नोट्स, ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट ज्यादा प्रिंट कर देगी नोट, ज्यादा इशू कर देगी पब्लिक में, तो सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर वो उनसे खरीद लेगी, बाय बैक कर लेगी सिक्योरिटीज को, जो बॉन्ड्स, जो नेशनल सर्टिफिकेट्स उसने लोगों में बांटे हुए हैं अपने, वो उनसे वापस ले लेती है, तो भी क्या होएगा? मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। सिक्योरिटीज ले ली, सिक्योरिटी लेने के बदले में उसको पैसे देने पड़ेंगे ना लोगों को, तो जब वो पैसे देंगी, इट मीन्स पैसे कहाँ जा रहे हैं? पब्लिक में। पब्लिक में पैसे जा रहे हैं, यानी कि मनी की सप्लाई बढ़ रही है। देन बैंक क्रेडिट टू द कमर्शियल सेक्टर। कमर्शियल सेक्टर में बैंक कस्टमर्स को लोन दे देते हैं, जिससे सप्लाई क्या है? बढ़ जाती है। ठीक है, वो लोन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं, अलग अलग तरीके से लोन दे देते हैं। ठीक है, कमर्शियल बैंक बहुत सारे तरीकों से लोगों को लोन देते हैं, जिसकी वजह से
मनी की सप्लाई बढ़ जाती है। फॉरेन एक्सचेंज एसेट, when an exporter receive a payment in foreign exchange, he surrender it to the bank, which is turn give them local currency. This increase supply of money in the current country. फॉरेन एक्सचेंज एसिड, ठीक है, कोई बंदा है, ठीक है, कोई कस्टमर है, उसने क्या किया, अपने फॉरेन के साथ डील किया। तो जब वो फॉरेन के साथ डील करेगा तो उसको फॉरेन करेंसी मिलेगी रिटर्न में। तो जब वो फॉरेन करेंसी को अपने बैंक में जाके अपनी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करवाएगा, तब उसको इंडियन करेंसी मिल जाएगी। तो इंडियन करेंसी मिलने से क्या हुआ, उसको मनी की सप्लाई बढ़ गई, उसके पास करेंसी आ गई ना, उसके पास पेमेंट आ गई। अदरवाइज फॉरेन करेंसी तो चलनी ही नहीं थी इंडिया में। देन गवर्नमेंट करेंसी liabilities to the public. Government of India prints 1 rupees notes, rupees coin and small coins, 50 paisa, 25 paisa, etc., which constitute the government currency liability to the public. The lead to increase the volume of the money supply and the government currency liabilities to the public. गवर्नमेंट क्या है, करेंसी क्या है गवर्नमेंट की, कम, मतलब वो बड़े नोट नहीं इशू करती, सिर्फ स्मॉल स्मॉल 1 रुपए तक, 25 पैसे और 50 पैसे, बस इतना ही वो गवर्नमेंट जो है वो इशू कर सकती है, बाकी सब आरबीआई इशू करता है। तो इस केस में क्या है, गवर्नमेंट क्या है, एक तरह की पब्लिक के लिए लाइबिलिटी ही है। देन नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटी ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, RBI and other bank are deducting before we calculating the stock of money. These liability of bank including their paid up capital, reserves, pension fund, provident fund and other liabilities like bill payable and other assets of the bank, error and omission, etc. बैंक की खुद की भी लाइबिलिटीज होती हैं, बैंक के खुद के भी इतने खर्चे होते हैं। तो जब वो आरबीआई नोट इशू करता है तो वो भी क्या करता है, पहले अपनी जो भी देने वाली चीजें लाइक पेंशन देनी है, प्रोविडेंट फंड देना है, ठीक है, इन सबको पे करने के बाद वो बैंकिंग सेक्टर से डील कर। देन नीड ऑफ रेगुलेट द सप्लाई ऑफ द मनी। नीड क्यों है, मनी की सप्लाई को रेगुलर करने की नीड क्यों है, क्योंकि सप्लाई और इन्फ्लेशन का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। अगर हमारे पास करेंसी की वैल्यू ज्यादा है तो हमारी परचेजिंग पावर भी ज्यादा हो जाएगी। अगर मनी की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, अगर कंट्री में मनी की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो उसको वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। सबके पास लाख लाख 2-2 लाख रुपए हैं, तो मनी की वैल्यू कोई करेगा नहीं करेगा, ठीक है। अब लोगों के पास पैसे नहीं है इसलिए लोग मनी की वैल्यू करते हैं, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं कि मनी की सप्लाई को रेगुलेट करना जरूरी है ताकि उसकी वैल्यू को बनाए रखे। देन सप्लाई ऑफ मनी, इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट। सप्लाई ऑफ मनी, लो इंटरेस्ट रेट, हाई इन्वेस्टमेंट। सप्लाई की मनी ज्यादा हो रही है, कम इंटरेस्ट पे, कम इंटरेस्ट पे ज्यादा सप्लाई होगी तो लोग लोन भी ले लेंगे और सेविंग्स भी करेंगे। तो लोग हाई इन्वेस्टमेंट करेंगे, हाई इन्वेस्टमेंट मीन्स वो अपना बिजनेस सेटअप करेंगे, कुछ नया काम शुरू करेंगे, जिसकी वजह से इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी। इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी चीजों की, ठीक है। लोगों के पास पैसे आएंगे तो वो खर्च भी करना चाहेंगे ना उसे। तो डिमांड बढ़ेगी तो इन शॉर्ट क्या बढ़ेगा, इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन किसकी वजह से, सप्लाई ऑफ मनी। देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ गया जो हमारा सेंट्रल बैंक है, ठीक है। ये सबसे पहले 1921 में बैंक जो आया था, फर्स्ट बैंक जो था इंडिया का वो था इंपीरियल बैंक, ठीक है। इंपीरियल बैंक को सेंट्रल बैंक बनाया गया था स्टार्टिंग में। फिर 1 अप्रैल 1995 को रिजर्व बैंक बनाया गया,
जिसको सेंट्रल बैंक मान लिया गया। ठीक है। इसका हेड ऑफिस बॉम्बे में है, मुंबई में। ब्रांचेस जो हैं दिल्ली, कोलकाता, चाइना, बेंगलोर, कानपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, पटना एंड नागपुर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो वर्क करता है एज अ एजेंट। ठीक है, एजेंट की तरह काम करता है आरबीआई के लिए। जहां पर आरबीआई का कोई भी ऑफिस नहीं है, जिस कंट्री में आरबीआई का ऑफिस नहीं है, वहां पर स्टेट बैंक एज अ आरबीआई का एजेंट बन के काम करता है। ठीक है। देन इसके फंक्शंस क्या है आरबीआई के? इश्यूज ऑफ करेंसी, सबसे पहले तो इशू ऑफ करेंसी। जो भी नोट इशू करता है वो कौन करता है? आरबीआई इशू करता है। देन बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक है ये। गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज जो है या बॉन्ड जो है वो किसके थ्रू इशू करवाती है? वो सब आरबीआई के थ्रू इशू करवाती है। जो करेंसी भी इशू करवाती है वो आरबीआई के थ्रू इशू करवाती है। वे एंड मीन एडवांटेज। वे एंड मीन्स एडवांटेज, इट मीन्स टेम्परेरी एडवांटेज टू बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट बैंक, state government to bridge the temporary gap between receipt and payment. The maximum maturity period of this advance is 3 month। ठीक है। लोन्स प्रोवाइड कर देता है गवर्नमेंट को भी। ठीक है। जो उसका मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 3 मंथ्स का होता है। देन बैंकर्स बैंक, जो भी कमर्शियल बैंक वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी कमर्शियल बैंक है, सबको लोन प्रोवाइड करवाना, सबको लोन देना। ठीक है। वो किसका काम है? आरबीआई का। किसी बैंक में अगर लोन की जरूरत है, उनको लोन की जरूरत हो, आरबीआई उनको लोन प्रोवाइड करवाता है। देन कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। द आरबीआई क्रेडिट पे कंट्रोल भी रखता है। ठीक है। अगर मनी ज्यादा हो जाती है कंट्री में, ठीक है, मनी की सप्लाई ज्यादा हो जाती है, तो आरबीआई क्या करता है? जो भी कमर्शियल बैंक है उनसे सीआरआर की वैल्यू बढ़ा देता है, एसएलआर की वैल्यू बढ़ा देता है। ठीक है। ताकि करेंसी की इन्फ्लेशन को रोका जा सके, यानी कि क्रेडिट कंट्रोल को रोका जा सके। देन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, एज अ कस्टोडियन भी काम करता है, यानी कि लास्ट रिसोर्ट। जितनी भी सिक्योरिटी, जितनी भी सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है, करेंसीज को बाय एंड सेल करना इन द बिहाफ ऑफ अपने मेंबर्स, आरबीआई कर लेता है। कलेक्शन एंड पब्लिक ऑफ डाटा, जितना भी पब्लिकेशन, जितना भी पब्लिक हुआ है डाटा बैंक से रिलेटेड, स्टैटिक से रिलेटेड, सब सब कुछ इसके पास कलेक्ट होता है। देन सुपरवाइजरी फंक्शन, ये एक सुपरवाइजरी फंक्शन भी परफॉर्म करता है। ठीक है। बैंक्स को लाइसेंस देना, ठीक है, बैंक्स का वर्क चेक करना, उनका मेथड चेक करना। देन प्रमोटर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, जितने फाइनेंशियल सिस्टम को प्रमोट करता है, लाइक मनी मार्केट, एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, इन सबको प्रमोट करता है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस, इनको प्रमोट करता है। आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी। Policies of controlling expansion educate finance of economic growth while ensuring reasonable price stability. Expansion of money is required in development country for the purpose of development and investment. But this expansion results the inflation. So the RBI has to cause in order to achieve a trade-off between expansion and inflation. ठीक है। आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसीज बनाता है वो इसको ध्यान में रख के बनाता है कि एक्सपेंशन तो हो, ग्रोथ तो हो, लेकिन इन्फ्लेशन कम से कम हो। देन आरबीआई एंड क्रेडिट कंट्रोल, ये तो आपने पढ़ ही लिया कि आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल में हेल्प करता है। ठीक है। अगर क्रेडिट ज्यादा सप्लाई हो जाता है तो वो उसको रोक लेता है बाय सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। ठीक है। अगर कम है तो वो सीआरआर को कम कर देता है, उसका परसेंटेज कम करता है, ताकि मनी मार्केट में ज्यादा जा सके।
देन ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या इन्वॉल्व है? सेल्स एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई टू इन्फ्लुएंस द वॉल्यूम ऑफ कैश रिजर्व which commercial bank and his influence the volume of loan and advance they can make to the industrial and the commercial sector. ओपन मार्केट में क्या इन्वॉल्व है? गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सिक्योरिटीज परचेज एंड सेल की जाती है वो, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन लाना है, अगर मार्केट में सप्लाई ज्यादा करनी है मनी की, तो गवर्नमेंट क्या करती है? सेल कर सेल कर देती है सिक्योरिटीज। और अगर डिफ्लेशन लाना है, यानी कि वैल्यू कम करनी है, मनी की सप्लाई कम करनी है, तो बाय कर लेती है। देन बैंक रेट मैंने बता दिया आपको, सीआरआर और एसएलआर, ये हमने पीछे भी पढ़ा है। देन डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट पे रेगुलेट करती है ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। अगर इसको लगता है कि जो कैश रिजर्व रेशियो है मैंने बोला, ठीक है, अगर उसको कम करने की जरूरत है तो वो कम भी कर देती, और अगर बढ़ाने की जरूरत है तो बढ़ा भी देते। मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है? 15% तक बढ़ा सकते, ठीक है। फिर स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो आती है, ठीक है। देन डायरेक्ट क्रेडिट एलोकेशन एंड क्रेडिट रेशनिंग, जो भी क्वालिटेटिव क्रेडिट है या क्रेडिट टारगेट है उसको अचीव करने के लिए क्रेडिट रेशनिंग की जाती है। चेक किया जाता है कि कहाँ पे क्रेडिट की ज्यादा जरूरत है और कहाँ पे नहीं, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है। देन सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, जहां जहां क्रेडिट कंट्रोल करने की जरूरत है, जिन जिन स्कीम्स पे, उन स्कीम्स पे क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है। फिस्कल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ लिया हमने, अब हम आ गए फिस्कल पॉलिसीज। फिस्कल पॉलिसी क्या है? इनकम और वेल्थ जो है हमारी, इन इक्वल होना, हमारी इनकम और हमारी वेल्थ इन इक्वल होना, वो आएगी हमारी फिस्कल पॉलिसी, यानी कि हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट इन अप्रोप्रिएट होना, प्रॉपर काइंड में नहीं होना। जो भी टैक्स ले रहे हैं गवर्नमेंट, जो टैक्स ले रही है, जो सब्सिडी दे रही है, वो सब। ये सब वे हैं टैक्स रेवेन्यू, यानी कि टैक्स कहाँ कहाँ से आता है, टैक्स की इनकम, ठीक है, इनकम एग्रीकल्चर से, कस्टोडियन से, एक्सपोर्ट से, इन सब से टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लाइक टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, लैंड रिजर्व, ड्यूटीज ऑन एक्सेल। हाँ जी, पब्लिक डेट इन इंडिया, रीड करो जरा, ये पब्लिक डेट क्या होते हैं।
क्या बोलते हैं पब्लिक डेट को? बोरोविंग ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट बैंक। सेंट्रल एंड स्टेट बैंक जब कुछ बोरो करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पब्लिक डेट। पब्लिक डेट कैसे निकालते हैं? ग्रॉस डेट, नेट पब्लिक डेट कैसे निकालते हैं? क्रॉस में से वैल्यू ऑफ कैपिटल को माइनस कर दें। शॉर्ट टर्म डेट जिसकी मेच्योरिटी 1 साल से कम होती है। परमानेंट फंडिंग डेट यानी कि लोन जिसकी मेच्योरिटी 1 साल से ज्यादा होती है। स्पेसिफिक मेच्योरिटी वाले कुछ होते हैं। इंटरनल डेट या जो कंट्री के अंदर ही रेज किए जाते हैं। एक्सटर्नल जो फॉरेन से रेज किए जाते हैं। डिफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? पब्लिक का रेवेन्यू और पब्लिक के एक्सपेंडिचर के बीच में जो गैप आता है उसको हम बोलते हैं, यानी कि पब्लिक की इनकम और पब्लिक के एक्सपेंडिचर, इन दोनों का जो गैप है उसको हम बोलते हैं डिफिसिट फाइनेंस। रेवेन्यू डिफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। बजट डिफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। इंडिया एट द टाइम ऑफ ग्लोबल क्राइसिस, ग्लोबल क्राइसिस यानी कि पूरे देश में, पूरी वर्ल्ड में जब क्राइसिस आ गए थे तो इंडिया उस टाइम पे कैसे था, कैसे परफॉर्म करा था? ठीक है। रिजर्व बैंक फॉर द रिमेनिंग पीरियड 2009 to 10 is the light of the microeconomic development so far. The meeting also provide a valuable opportunity for the RBI and the commercial bank to understand and appreciate each other perspective. Banks generally welcome the Reserve Bank policy state. They felt that the stake on policy rate should anchor interest rate expectation should that should spur investment demand. They indicates that they are seeing sign of revival in the domestic economy and expect credit demand to pick up the second half of the year. The global economy shows sign of stability, not recovery. The pace of decline in the economy activity in several major advanced economy, the crisis and the India, ये सब रीड करने वाला है। एक तरह से समरी दी हुई है कि जब ग्लोबल क्राइसिस आए थे तो इंडिया ने कैसे परफॉर्म किया था। ठीक है। आरबीआई को एंट्री मिली थी ग्लोबल में। ठीक है। वर्ल्ड्स की बिग बिग कंट्रीज के बैंक्स के अंडर आरबीआई को एंट्री मिली थी। आरबीआई के लिए एक तरह से अपॉर्चुनिटी बन गई थी ये। ठीक है। देन क्राइसिस को बीट करने के लिए सबने मिलके काम किया, सबने अपना कुछ ना कुछ परसेंटेज, कुछ ना कुछ रेशो दिया। हाँ जी, चैप्टर क्लियर है बेटा? हैव यू एनी डाउट? डाउट है किसी को कोई? Okay, then leave the class.